हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी बेसिक इतिहास की क्लास है। इसमें हम अपने इतिहास को विस्तृत रूप से लेके चल रहे हैं, जिसमें हम ना सिर्फ फैक्ट को बल्कि कॉन्सेप्ट को भी देख रहे हैं, जिसके कारण यह क्लास आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सभी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास के अंतर्गत हमने जो पिछले टॉपिक को देखा था उसमें मौर्य वंश के दो आरंभिक शासकों को देखा। कौन कौन थे आपके? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और दूसरे हमारे जो महत्वपूर्ण शासक थे ये बिंदुसार थे, उनके बारे में हमने जानकारी ली। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी होंगे बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी होंगे अशोक। इतिहास में जब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की, तो तीन भाग हैं इसके: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और इन तीन काल से तीनों काल में एक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति में देखने को मिलता है। प्राचीन काल में अशोक है, मध्यकाल में आपके अकबर हैं और आधुनिक काल में गांधी है। तो इन तीनों के बिना यह अपने अपने काल अधूरे रह जाते हैं। अब इनसे आप इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकते हैं। तो आज हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे कि अशोक थे कौन, किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की और कैसे इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जितना ब्रिटिश एम्पायर भी नहीं हुआ था। तो इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर देखो ये दो पेंटिंग है जो वर्तमान में न्यूज में है। क्यों है? इन दोनों को भारत की जो नई संसद है उसके अंतर्गत लगाया गया है, उसमें अंदर प्रदर्शित किया गया है। ये आपके चाणक्य हैं यानी कौटिल्य, ये आपका अखंड भारत दर्शाता है। तो ये दोनों इमेजेस को यहाँ पर लगाया गया है ना। तो इन पर हम चर्चा करेंगे एक एक की, सब पर देखूंगा। चाणक्य के बारे में हम चर्चा कल कर चुके थे। अब देखो, सबसे पहले हम जब किसी शासक को देखते हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय को देखते हैं, उनके द्वारा दिए गए जो कार्य थे यानी कि जो साम्राज्य विस्तार था उसको देखते हैं, फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से इन्होंने इस व्यवस्था को प्रभावित किया, इन सब पहलुओं को हम देखते हुए चलते हैं। व्यक्तिगत परिचय की अगर हम बात करें अशोक की, तो यहां पर आप देखेंगे इनका जो जन्म है 273 ईसा पूर्व में हुआ था और 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। ठीक। अब देखो, इनकी जो माता है उनका नाम आप देखेंगे शुभद्रांगी देवी के नाम पर इनकी माता का नाम जाना जाता है। क्या जाना जाता है? शुभद्रांगी देवी। ठीक। ये उल्लेख हमें दिव्य बदान से मिलता है। दिव्य बदान एक ग्रंथ है। किस धर्म से संबंधित है मैंने आपको बताया था, अब आप रिवीजन में बताइए किस धर्म से संबंधित है। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे दक्षिणी स्रोतों के अनुसार यहां पर धर्मा नाम देखने को मिलता है। दक्षिणी जो स्रोत हैं इतिहास के, उनके अनुसार हम देखें तो हमें अशोक की माता के तौर पर जो नाम प्राप्त होता है धर्मा प्राप्त होता है। क्लियर? अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो इनकी जो पत्नी थी उनकी पत्नी के नाम के तौर पर हमें देवी नाम देखने को मिलता है। देवी कौन थी? ये विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी, ठीक है, जिनसे इनका विवाह हुआ था। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो उज्जैन नाम की जगह, उज्जैनी जैसे बोला जाता था, वहां पर अशोक ने गवर्नर के तौर पर कार्य किए थे, वहां पर कुछ समय व्यतीत किया था। तो उसी समय इनका जो विवाह हुआ, विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी, उनके साथ में इनका विवाह हुआ। ठीक। अब देखो यहां पर महादेवी या फिर जो महारानी देवी थी, इन्हें आप देखेंगे तो ये सिर्फ सम्राट अशोक की पत्नी थी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमें इतिहास में पता चलता है कि महारानी देवी ही अशोक की पत्नी थी, मतलब एकमात्र पत्नी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इनसे अशोक को तीन बच्चों की प्राप्ति हुई, जिसमें दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। इनके नाम अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप देखें उपेंद्र, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, ये तीन नाम हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से महेंद्र और संघमित्रा को अशोक आगे जाकर धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजेगा। तो इस प्रकार से तीन पुत्र इनको प्राप्त हुए, या फिर तीन बालक प्राप्त हुए, बच्चे प्राप्त हुए, जिसमें दो पुत्र एक पुत्री थी। ठीक है। अब आ गया हो महाबोधि वंश में अशोक की पत्नी का नाम वेदिस महादेवी मिलता है। अब जो महाबोधि वंश है इसमें जो उल्लेख है, इसमें हम देखते हैं कि अशोक की पत्नी का नाम वेदिस महादेवी के तौर पर देखने को हमें मिलता है। फिर दिव्यावदान से हमें अशोक की एक अन्य पत्नी, जो दिव्यावदान है उससे हमें अशोक की एक अन्य पत्नी जिनका नाम था तिष्य रक्षिता। क्या था? तिष्य रक्षिता।
इस नाम का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है कि इस नाम से भी इनकी एक पत्नी थी। अब यहां पर आओ आप, अब यहां पर आप देखेंगे शिलालेख, स्तंभ लेख और अभिलेख, इन चीजों का उल्लेख जो संबंध है अशोक से रहा है। क्यों रहा है, इस चीज को हम अच्छे से और विस्तृत रूप से लेकर चलेंगे। तो देखो, जो शिलालेख है आपका, इसका नाम है इलाहाबाद अभिलेख, या फिर इसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या है, इलाहाबाद अभिलेख या फिर रानी का अभिलेख। इस अभिलेख का एक महत्वपूर्ण स्थान अशोक के जीवन काल में रहा है। इसमें उल्लिखित है कि अशोक की एकमात्र रानी कारुबाकी थी। इस नाम का उल्लेख हमें कहां मिलता है, अशोक के इलाहाबाद अभिलेख से। यानी कि अलग अलग रचनाओं में, अलग अलग स्तंभ लेखों में हमें अशोक की अलग अलग पत्नियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे जब आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे इलाहाबाद अभिलेख या फिर जो रानी का अभिलेख है, उसमें आप देखिए जो समुद्रगुप्त हैं, इनकी प्रयाग प्रशस्ति और मुगल सम्राट जहांगीर का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि जो आपका इलाहाबाद का अभिलेख है, जो अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था, इसमें हमें दो अन्य शासकों की भी जानकारी मिलती है। कौन कौन, एक तो आपके समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति है, दूसरे मुगल सम्राट जहांगीर। ठीक, इनकी भी जानकारी हमें इससे मिलती है। अब आप बोलेंगे अशोक इतने पहले थे, ये इतने बाद में हुए, तो जहांगीर की जानकारी कैसे? तो समय के अनुरूप इन लोगों ने उस पर अपने लेख खुदवाए होंगे। अब आगे आते हैं। देखो, एक मान्यता के अनुसार अगर हम दक्षिणी बौद्ध परंपराओं को माने, तो जो दक्षिणी बौद्ध परंपरा है, इसमें जो ग्रंथ है उसमें उल्लेख है कि अशोक जब शासक बना तो ये अपने 99 भाई बहनों की हत्या करके शासक बना। ये एक आरोप अशोक के ऊपर लगते हैं। अगर आप बिहार में पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में घूमने के लिए जाएं वर्तमान में भी, तो जो गाइड होते हैं, टूरिस्ट गाइड, ये आपको बड़े चिल्ला चिल्लाकर बताएंगे, एक कुएं को दिखाएंगे कि यही वह कुआं है जिसमें अशोक ने अपने 99 भाई बहनों को मारकर फेंक दिया था। ये बात कुछ उसी प्रकार है कि आप ताजमहल को घूमने जाएं और वहां पर गाइड आपको बताएगा कि किस प्रकार से शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद वहां पर जो काम करने वाले कारीगर थे उनके हाथ कटवा दिए थे। और इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, ना ही साहित्यिक, ना ही ऐतिहासिक, ना ही हमारे पास लिखित, कि आपके शाहजहां ने ऐसी कोई क्रूरता दिखाई होगी कि किसी के हाथ कटवाए हो। ऐसा कोई हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी बातें कही जाती हैं, तो ऐसी ही कुछ बातें चर्चा में हमें अशोक से संबंधित देखने को मिलती हैं। लेकिन ये तो बात है आपकी दक्षिणी बौद्ध परंपरा के अनुसार। अगर हम उत्तरी बौद्ध परंपरा के अनुसार देखते हैं, तो हम पाएंगे कि अशोक ने उत्तराधिकार के लिए सिर्फ एक युद्ध किया था, और इस युद्ध को भी उसने अपने भाई जो इसके अग्रज थे, यानी इसके बड़े थे, सुसीम, उनके साथ में क्या किया था, यहां पर इस युद्ध को किया था। किसके साथ में? सुसीम के साथ में। ये प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ये उत्तर बौद्ध परंपरा उससे मिलते हैं कि अशोक ने सिर्फ एक युद्ध किया था उत्तराधिकारी के लिए, वो अपने अपने अग्रज भाई सुसीम से। और यहां पर हमें मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके साम्राज्य स्थापित किया। ये दोनों प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे आओ, अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में, या फिर जो अशोक का 5वां अभिलेख है, उसमें अपने जीवित भाई बहनों के परिवारों के बारे में उल्लेख किया है। अब जब अशोक अपना 5वां अभिलेख लिख रहा है और उसमें अपने जीवित भाई बहनों के परिवार के बारे में लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि इस समय तक इसके भाई बहन के परिवार जीवित थे। तो अगर इसके भाई बहन भाई बहन के परिवार जीवित है, तो भाई बहन भी जीवित रहे होंगे। तो ये बिल्कुल निराधार है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, बल्कि इसके जीवन काल में कई भाई बहन जीवित भी रहे थे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आप देखेंगे अशोक का राज्याभिषेक। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अगर हम अशोक के राज्याभिषेक की बात करते हैं तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होगा। और शासन प्राप्त करने के पहले अशोक कहां था? अशोक उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था, यानी कि राज्यपाल रह चुका था। तो इसे शासन करने का एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त था।
और जब आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे इसी कुशलता का प्रयोग करके अशोक ने साम्राज्य अपने नियंत्रण में कर लिया था। अशोक जब शासक बना तो इसने कई प्रकार की उपाधियां ली। उपाधियां लेना आम बात थी। तो अशोक ने क्या किया, यहाँ पर कई उपाधियां ली, जैसे कि चंड अशोक, देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी। इन नामों का उल्लेख हमें अशोक के संदर्भ में मिलता है। फिर यहाँ पर हम आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अशोक के कार्यकाल की विशेषताएं। तो अशोक के कार्यकाल की विशेषताएं क्या थी, इन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप पाएंगे अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपने शासन से संबंधित आदेशों को शिलालेखों पर खुदवाया। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है, अशोक पहला शासक था जिसने भारत में शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेखों का प्रचलन प्रारंभ करवाया। इससे पहले यह पद्धति भारत में उपस्थित नहीं थी। इनका प्रारंभ अशोक के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर 3 नाम लिए मैंने, शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख। ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण क्या है, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका शिलालेख। शिला किसे कहते हैं, पत्थर को हम शिला कहते हैं। ठीक, पत्थर के ऊपर कोई भी लिखा हुआ लेख, इसे हम कहते हैं शिलालेख। आगे जाके मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा। तो देखो, पत्थर पर लिखा या खोदा हुआ कोई प्राचीन लेख। आप किसी पुरातात्विक स्थल पर गए होंगे तो वहां पर एक पत्थर लगा रहता है बड़ा, उस पर लिखा रहता है पुरातात्विक विभाग, भारत सरकार। उस स्थल के बारे में जानकारी रहती है। तो इसी प्रकार के पत्थर पर जब कुछ चीज लिखी जाती थी उसे हम शिलालेख कहते थे। पुराने लेख जो पत्थरों पर लिखे हुए पाए जाते हैं और जिनमें किसी प्रकार का अनुशासन या फिर दान आदि का उल्लेख किया जाता है, इसे हम कहते हैं शिलालेख। फिर आगे आप देखेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, तो अभिलेख आप देखेंगे इस प्रकार से इन्हें लिखा जाता था। तो यहां पर देखिए, अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग खूब होता रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और पालन कर सकें। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। देखो, एक चीज सिंपल तरीके समझो, वर्तमान में अगर सरकार को आप तक कुछ आदेश भेजना हो तो कैसे भेजती है। जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, रात में 8 बजे टीवी पर अवतरित होते हैं, और जब रात में अवतरित होते हैं और बोले, प्यारे भाइयों और बहनों, समझ लो जितना मीठा मीठा बोला है उतनी बड़ी आपसे अपेक्षाएं हैं, जैसे कि लॉकडाउन, वैक्सीन, ये सब चीजें है ना, ये समय समय पर नोटबंदी, ये करते रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री को कोई मैसेज देना होता है तो टीवी पर आ जाते हैं। लेकिन इस समय जब हम बात कर रहे हैं अशोक की, यहाँ पर कोई टीवी नहीं होती थी, कोई रेडियो नहीं होते थे, कोई ना व्हाट्सएप था ना इंस्टाग्राम तक कि आप कुछ अपडेट करेंगे और लोगों को पता चल जाएगा। तो लोगों तक, साम्राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों तक, प्रजा तक अपनी महत्वपूर्ण बात कैसे पहुंचाई जाए, इसीलिए यहां पर क्या होता था, यहां पर इनके द्वारा बड़े बड़े पत्थरों पर और स्तंभों पर अपनी बात को खुदवाया जाता था और इन्हें राज्य के महत्वपूर्ण व्यापारिक या फिर स्थल मार्गों के मध्य में रख दिया जाता था जहां से लोग निकलते हो। इनसे पढ़कर जनता समझ जाती थी कि सुल्तान क्या चाहते हैं। ठीक है, ये सब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर देखें आप स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या होते हैं, जब हम किसी, देखो ये तो है आपके शिलालेख, और स्तंभ लेख की हम बात करें तो ये है आपके स्तंभ लेख, अभी आएगा आपका। ठीक है, देखो ये है आपके स्तंभ लेख। जब एक बड़े से स्तंभ पर हम लेखों को लिखवाते थे तो उसे हम स्तंभ लेख कहते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे हम किसी भी संपादकीय पृष्ठ पर जो खड़ा लेख या खोजपूर्ण लेख होता था या फिर किसी स्तंभ पर हम इसे लिखते थे तो उसे हम क्या कहते थे, उसे हम स्तंभ लेख कहते थे। अशोक के नाम मात्र लघु शिलालेख की प्रथम प्रकृतियों में मिले हैं। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में बताएंगे। देखो, कल जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे उसमें मैंने आपको
गुर्जरा अभिलेख के बारे में बताया था। ये कहाँ था? यह जिला दतिया मध्य प्रदेश में था। और कर्नाटक से हमें माक्सी, नेटर और उदयगोलम ये लेखों की प्राप्ति होती है और ये लेख अशोक से संबंधित थे। इन लेखों में अशोक के नाम के तौर पर हमें अशोक प्राप्त होता है और बाकी के जो अभिलेख होंगे उनमें हमें अशोक के नाम की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय नाम का उल्लेख मिलता है। और जो मैंने अभी आपको बताए थे, गुर्जरा, कर्नाटक में माक्सी, नेटर और उदयगोलम, ये 4 अभिलेखों से हमें अशोक के नाम का खुद अशोक उत्कीर्ण मिलता है। बल्कि सब और बाकी के जितने भी होंगे उनमें या तो देव प्रियदर्शनी लिखा है अशोक के नाम की जगह, या यहां पर देवनाम प्रिय लिखा है, देवताओं के लिए प्रिय। अशोक के शिलालेख व प्रथम भार, यहां पर आप देखेंगे इनका पता किसने लगाया था? 1750 में स्टीफेन थेलर ने। स्टीफेन थेलर एक इतिहासकार हैं। इन्हीं के द्वारा अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले पता लगाया गया और इन्हें पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। इन अभिलेखों या अशोककालीन अभिलेखों को पढ़वाने के प्रयास एक शासक हुए फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा करवाया गया। ये एक अभिलेख उठा के लेके आए और अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण थे उनसे इन अभिलेखों को पढ़वाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इन अभिलेखों को नहीं पढ़ सका। और आप देखेंगे अंतिम रूप से इन अभिलेखों को पढ़ने की सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की। अब अशोक का जो शासन काल है, ये एक महत्वपूर्ण घटना के लिए जाना जाता है। और महत्वपूर्ण घटना क्या थी? अगर हम महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो यहां पर आप पाएंगे कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध है अशोक के काल का जिसने मध्य आप कहेंगे प्राचीन काल के पूरे समाज को परिवर्तित करके रख दिया। पूरी जो व्यवस्था चली आ रही थी उसे परिवर्तित कर दिया। कैसे? तो देखो, कलिंग युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व में, यानी कि अशोक के शासक बनने के 8वें वर्ष। इतिहास की जो किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं उसमें आप कल इतना पढ़ते होंगे कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया। कलिंग को उड़ीसा के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में काफी रक्तपात हुआ और इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हैं जिससे हम इस युद्ध के बारे में और अधिक जान सकते हैं। इन हम पहलुओं पर बात करते हैं। तो इस युद्ध का वर्णन यानी कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के जो बृहत शिलालेख है 13वें नंबर का, उससे प्राप्त होता है। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि हमें कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से होती है या फिर शिलालेख से होती है, तो अशोक का 13वां नंबर का बृहत शिलालेख है, उससे हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख के अनुसार ये जो युद्ध हुआ था कलिंग का, इस युद्ध में कुल मिलाकर 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। तो इतना विध्वंसकारी यह युद्ध था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमने पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश वाला युद्ध किया था तो हमने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को वो पकड़ा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम आपकी वर्तमान की कुछ समय पहले की घटना। ठीक है, अभी हमारी जनसंख्या है मतलब ठीक ठाक जनसंख्या रही होगी 60, 65, 70 करोड़ के आसपास। तो यहां पर आप देखो, जब हम इस समय इतनी जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तब इतने लोगों को पकड़ा, तो ये तो हम बात कर रहे हैं कई सदी पहले की। उस समय 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाना, 1 लाख लोगों की मृत्यु हो जाना कितनी बड़ी बात रही होगी। जनसंख्या का एक बड़ा भाग ये रहा होगा। ये तो ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध से प्रभावित हुए। अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे इस युद्ध से, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें 1 लाख लोगों की हत्या हुई और इस युद्ध के कारण ही अशोक ने अपने मन को यहां पर परिवर्तित किया। तो इससे पहले जब अशोक कुछ अपना डिसीजन ले, जरूरी है कि इस युद्ध के संभावित कारण क्यों थे, क्यों इस युद्ध को अशोक ने किया, क्या ऐसे रीजन थे कि इस युद्ध को करने की आवश्यकता
महसूस हुई। इन सब पहलुओं पर हम देखते हैं। अब देखो, अशोक साम्राज्यवादी नीति को अपना रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी साम्राज्यवादी नीति अपनाई, बिंदुसार ने भी साम्राज्यवादी नीति अपनाई, तो इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अशोक भी साम्राज्यवादी नीति के ऊपर चल रहा था। इसी नीति के तहत अशोक ने क्या किया? इसी नीति के तहत अशोक ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए कलिंग के साथ में युद्ध किया। कलिंग एक ऐसा राज्य है जिसे हम वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जानते हैं। आप उड़ीसा को वर्तमान में देखिए, एक प्रकार से ये देश की राजनीति से बिल्कुल अलग थलग रहता है, अपने आप में मस्त। कई सारे लोगों को उड़ीसा के पीएम का नाम भी पता नहीं होगा, सीएम का नाम भी पता नहीं होगा, पीएम का सीएम का नाम पता नहीं होगा, पता भी होगा तो उनकी पार्टी का नाम क्या है ये पता नहीं होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कलिंग के ऊपर अधिकार करना एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बात थी। क्यों? यहां पर देखिए, कलिंग की व्यापारिक महत्वता अधिक थी। कलिंग जो क्षेत्र है जिसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, इसकी जो व्यापारिक महत्व है ये अधिक है। अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की, इसमें हम पाते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग जो क्षेत्र था सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध था। क्या था? सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध था, जिस कारण इसके ऊपर जो नियंत्रण करता वह व्यापार की दृष्टि से अत्यधिक लाभ कमा सकता था। दूसरी बात यहां पर हम करेंगे कलिंग की महत्वपूर्ण अवस्थिति। कलिंग को आप देखेंगे तो दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है, तो पूर्वी भारत तरफ आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में। तो देखो यहां पर बंगाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूहों के मध्य में यह स्थित है। तो एक प्रकार से महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के तौर पर इसे स्थापित किया जा सकता था। फिर जो समुद्री डाकू थे जो व्यापार को प्रभावित करते थे, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। और यहां पर आप देखें कलिंग से हाथियों की प्राप्ति होती थी। उस समय हाथियों को युद्ध में प्रयोग करना एक आम बात थी, और हाथियों की प्राप्ति के लिए उड़ीसा या फिर कलिंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे क्या है, राजा की जो विजय थी हाथियों पर निर्भर करती थी। ठीक, जितनी हाथियों के ऊपर निर्भर करती थी उतनी किसी के पास नहीं। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे टैंक होते हैं आर्मी के, तो टैंकों के ऊपर आपकी विजय निर्भर करती है, उसी प्रकार हाथी टैंक का काम करते थे। और कलिंग के हाथियों के बारे में कहा जाता है ये बड़े ही उत्तम किस्म के हाथी थे। इसीलिए यहां पर अशोक कलिंग के ऊपर नियंत्रण करना चाहता था। अशोक के दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कलिंग के ऊपर नियंत्रण किया, लेकिन कलिंग हर बार स्वतंत्र हो जाता था। ठीक, अब यहां पर देखो कलिंग के ऊपर नियंत्रण करने से सीधे आपके दक्षिण के साथ संपर्क स्थापित हो जाते थे, यह भी एक लाभ था। अब देखो यहां पर युद्ध के परिणाम क्या होंगे, क्या है यहां पर जब युद्ध हुआ तो इसके कुछ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। परिणाम क्या होंगे, इन परिणामों की हम चर्चा कर लेते हैं। कलिंग की स्वतंत्रता खत्म हो गई, सबसे बड़ा परिणाम तो यही हमें देखने को मिला, और इसे मौर्य साम्राज्य का प्रांत बना लिया गया। अब ये स्वतंत्र नहीं लिया बल्कि मौर्य साम्राज्य के प्रांत के तौर पर ये आ गया। तो क्या हुआ, एक प्रकार से यहां पर आपको साम्राज्य विस्तार होते हुए दिखाई दे रहा है, कलिंग की स्वतंत्रता समाप्त हो रही है, और व्यापारिक मार्ग और जो क्षेत्रीय मार्ग है समुद्री मार्ग, इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित हो रहा है मौर्य साम्राज्य का। कलिंग में प्रशासनिक सुविधा के अनुसार क्या है, इसे दो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्रों में विभाजित कर दिया गया। कैसे? उत्तरी केंद्र तोसली जयधौली और दक्षिणी केंद्र जौगढ़, इन्हें विभाजित किया गया। और फिर आप देखेंगे यहां पर मौर्य लाभ क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की बंगाल की खाड़ी तक पहुंच हुई। मौर्य साम्राज्य क्या लाभ होंगे, बंगाल की खाड़ी तक इनकी पहुंच सुनिश्चित होगी। फिर आगे जब हम आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे हेमचंद्र राय चौधरी एक इतिहासकार हैं, ये बताते हैं कि कलिंग का युद्ध अशोक के शासक बनने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध था। इसके बाद कोई भी युद्ध अशोक ने नहीं किया, ये हमें जानकारी यहां मिलती है। अब देखो यहां पर
अब यहाँ पर जब अशोक ने कलिंग का युद्ध कर लिया और इतनी विवंशता यहाँ पर इसने देख ली, इतनी मारकाट यहाँ पर देख ली, तो इसका क्या होगा? हृदय परिवर्तन होगा। और जब हृदय परिवर्तन होगा तो हमें यहाँ पर उल्लेख मिलते हैं कि अशोक ने क्या किया, यहाँ पर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म की नीति का पालन करने लगा। अब धम्म क्या होता है? जिसे हम हिंदी भाषा में धर्म कहते हैं, उसी को हम पाली प्राकृतिक में धम्म कहते हैं। तो जहां पर धम्म की नीति आएगी उसी को हम हिंदी भाषा में धर्म की नीति कहेंगे। कोई अंतर नहीं है धम्म में और धर्म में। हिंदी भाषा में धर्म है, पाली प्राकृत में धम्म है। अशोक के शिलालेखों से हमें उसके बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की जानकारी मिलती है। अशोक के इतिहास को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उसमें आप पाएंगे, एक तो जैन और बौद्ध साहित्य है, दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तीसरा यहां पर आप देखेंगे मुद्रा राक्षस जैसी महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसी के साथ विदेशियों के विवरण भी हमें मिलते हैं, जैसे कि मेगास्थनीज हुआ, हेरोडोटस हुआ। इन सब से हमें यहां पर अशोक और मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे अशोक के द्वारा जिन शिलालेखों, स्तंभ लेखों और अभिलेखों की जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो इस अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लेख की जो यहाँ पर रचना करवाई गई, निर्माण करवाया गया, उनसे भी हमें इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कलिंग का युद्ध हुआ तो इसकी जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से मिली। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसकी जानकारी भी हमें अशोक के शिलालेखों से प्राप्त हुई। तो इतिहास को जानने के लिए अशोककालीन ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें बन जाती हैं। अब देखो यहाँ पर, एक मिनट, आते हैं टॉपिक पर। अब यहां पर आप देख रहे हैं अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलता है अशोक क्या है, एक प्रकार से नाम मात्र के लिए बौद्ध नहीं हुआ था, बल्कि एक कर्तव्यनिष्ठ बौद्ध था। कैसा बौद्ध था? कर्तव्यनिष्ठ, मतलब बौद्ध के जो नियम थे इनका भी पालन ये बड़ी कुशलता से और बड़ी धैर्यवान तरीके से करता था। ठीक है, क्या करेगा? बड़े कुशलता से और धैर्यवान तरीके से इन कार्यों को करेगा। बौद्ध धर्म किसी भी प्रकार से कोई अनुशासनहीनता के पक्ष में नहीं था। यानी जो बौद्ध धर्म है इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता और किसी भी प्रकार की कोई ढुलमुल रवैया अपनाने के पक्ष में नहीं था। अशोक ने अपने शिलालेख में आदेश दिया कि संघ में किसी भी प्रकार का विरोध सहन नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे क्या किया जाएगा? निष्कासित कर दिया जाएगा। अब राजा राजा है, कुछ भी कर सकता है ना। अब देखो, अशोक के कार्यकाल में ही तीसरी बौद्ध संगति या फिर तीसरी बौद्ध परिषद के उदाहरण हमें मिलते हैं। ये 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बुलाए गए थे और इसकी जो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। एक, लेकिन इसी समय का अशोक का एक स्तंभ है, 7वां स्तंभ लेख। इसमें हमें इस परिषद की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये सिर्फ बौद्ध धर्म के जो यहां पर ग्रंथ हैं उनसे ये जानकारी प्राप्त होती है। तो अब आगे आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे बौद्ध, अशोक ने क्या किया? अशोक ने बौद्ध दर्शन के लिए प्रचार प्रसार किए, कई इमारतों का निर्माण करवाया। तो अशोक ने क्या किया? यहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत, श्रीलंका, बर्मा और अन्य पड़ोसी देशों में मिशनरियों को भेजा। मिशनरी कौन होते? धर्म प्रचारकों को भेजा। इस धर्म प्रचारक की पूरी एक जानकारी हमें यहां पर दी गई है, जैसे कि इस तरफ राज्य हैं, किन किन राज्यों में भेजा गया, इस तरफ जिन जिन को भेजा गया वो नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखें कश्मीर तथा गांधार, यहां मध्यांतिक को भेजा गया। महिष मंडल यानी कि मैसूर और मानधाता में महादेव को भेजा गया। हिमालय क्षेत्र में मंजिम को भेजा गया। अपरांतक काम्बे समुद्र तट के उत्तरी भाग में आप देखें योन धम्म रहे रख हिता को भेजा गया। महाराष्ट्र में महाधम्म रख हिता को भेजा गया। स्वर्ण भूमि, यहां पर सोना तथा उत्तरा को भेजा गया। वाराणसी यानी कि उत्तर कनारा में
करहीता रक्षित को भेजा गया, यवन देश में महारक्षित को भेजा गया और श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार से अशोक के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अपने धर्म प्रचारकों को भेजा गया। अब यहां पर आप देखेंगे अशोक का धर्म, ठीक है। अशोक का धर्म जिसे हम संस्कृत भाषा में या फिर हिंदी भाषा में धर्म कह रहे हैं, वही प्राकृतिक भाषा में धम्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब जब अशोक ने धम्म नीति को अपनाया तो अशोक क्या है, अब चंड अशोक के स्थान पर धर्म अशोक हो गया। चंड अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतिहास में इसे अपने 99 भाई बहनों की हत्या करके शासन प्राप्त करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए अशोक को हम चंड अशोक कहते हैं। लेकिन धर्म, बौद्ध धर्म प्राप्त करने के बाद ये क्या हुआ, धर्म अशोक बन गया। कौन बन गया? धर्म अशोक बन गया। क्लियर? अब आओ आगे। यहां पर दो ग्रंथ हैं, कौन कौन से? दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश में उल्लेखित है कि अशोक ने अपने भतीजे निग्रोथ थे, उसे क्या है, बौद्ध मत की दीक्षा दिलवाई। क्या है? अशोक के जो भतीजे थे इनका नाम था निग्रोध, इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। तो वहीं दूसरा एक साक्ष्य में मिलता है दिव्य बदान, और दिव्य बदान तथा हुइनसांग, इन दोनों के जो विवरण है, यानी कि दिव्य बदान में जो उल्लेख है, साथ में हुइनसांग के जो यहां पर रचना है, उनके अनुसार हमें पता चलता है कि मोगलीपुत्र ने अशोक को बौद्ध दीक्षा दिलवाई थी। ये हमें यहां पर जानकारी मिलती है। अशोक के द्वारा धम्म से संबंधित यहां पर क्या है, कई सारे निर्देश दिए गए हैं, उनका उल्लेख दीघ निकाय के सिगालोबासूत में किया गया है। ये एक रचना है। अशोक के द्वारा बौद्ध त्रिरत्न, बौद्ध त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था व्यक्त करने का उल्लेख हमें भाब्रू शिलालेख से मिलता है। यह आपसे पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न में जब आस्था व्यक्त की तो इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो यह आपका था भाब्रू शिलालेख, ये जानकारी हमें मिलती है। फिर आगे जब आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे शासन संभालने के 20वें वर्ष में अशोक ने धार्मिक यात्राएं प्रारंभ की और अपने 20वें वर्ष में यह यात्रा करने के लिए कहां जाएगा? लुम्बिनी जाएगा। कहां पर जाएगा? लुम्बिनी जाएगा। लेकिन लुम्बिनी जाने से पहले मैं आपको यहां पर अशोक के कुछ स्थापत्य की चीजें बताना चाहता हूं जो बौद्ध धर्म में आपको जानना महत्वपूर्ण है। तो जब हम स्थापत्य की चीजों के बारे में जानते हैं तो यहां पर आप 3 नामों को देखेंगे। कौन कौन से 3 नाम होंगे? एक तो होगा आपका स्तूप, एक होगा आपका चैत्य और एक होगा आपका विहार। ये बिहार अलग है, वो बिहार राज्य है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। ये बिहार आपका राज्य है, ये दूसरा बिहार है, तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 संरचनाएं हमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत मिलती हैं। आपको इन तीनों की चीजों के बारे में एक बार बता दूं। तो ये जो 3 संरचना है, इसमें सबसे पहले हम आते हैं स्तूप पर। इन तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। अशोक ने जब यहां पर बौद्ध धर्म अपनाया तो जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, इनकी सेवा के लिए कई प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया। होता क्या था कि जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, ये जगह जगह जाकर अपने धर्म का प्रचार करते थे, मतलब मिशनरियों के कार्य करते थे। ये लोग साल भर जाते, प्रचार करते, लेकिन वर्ष में एक समय ऐसा आता जिसे हम बोलते हैं वर्षा काल। क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं वर्षा काल। तो वर्षा काल में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पॉसिबल नहीं होता था, बारिश होती थी, कीचड़ बीचड़, कहां जाएंगे बरसात में। तो वर्षा काल में ये बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर रुकते, पूजा अर्चना करते, और पूजा अर्चना करते तो यहां पर ये अपने द्वारा किए गए वर्ष भर के कृत्यों को भी स्वीकार करते। तो इन कार्यों के लिए शासकों के द्वारा, विशेषतः अशोक द्वारा, चैत्य और विहार का निर्माण करवाया है। यानी कि घने जंगलों में राज्य के अंतर्गत
जहां कोई डिस्टर्ब ना करे इन्हें, चट्टानों को काट काट कर संरचनाएं बनवाई गई। इन्हें हम चैत्य और विहार कहते हैं। चैत्य ऐसे स्थल थे जहां पर यह जो बौद्ध भिक्षु थे, ये क्या करते थे? ये पूजा अर्चना करते। क्या करते? ये लोग पूजा अर्चना करते। ठीक। अब देखो, ये कहीं रुकेंगे तो पूजा अर्चना तो करेंगे ना। और उसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर जो बिहार थे, ये क्या थे? ये निवास स्थान थे। क्या थे ये? निवास स्थान थे। इनकी मैं कल की आपको क्लास में इमेज भी दिखा दूंगा। तो ये जो चैत्य है पूजा अर्चना स्थल है, और बिहार है निवास स्थल, मतलब आसपास ही बने रहते थे। तो यहीं पर आप देखेंगे बिहार में ये लोग निवास करते, और चैत्य में ये लोग पूजा पाठ करते। ये पहाड़ों को काट के बनाई गई संरचनाएं थी। उसी प्रकार से हमें एक संरचना और प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं स्तूप। और स्तूप क्या थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम स्तूप की चर्चा करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक ऐसी उभरी हुई संरचना जो हमें उल्टे कटोरे के तौर पर देखने को मिलती है। ये आपका सतह है, और सतह पर आप देखेंगे इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। ये क्या स्तूप को दर्शाती है? इस स्तूप को बनाने के उद्देश्य क्या थे? जो महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु थे, इनके अवशेषों को यहां पर रखा जाता था। अवशेष क्या होंगे? बाल हुए, नाखून हुए, दांत हुए, हड्डियों के कुछ पार्ट हुए। तो ऐसे अवशेषों को इन स्तूपों में संरक्षित करके रखा जाता था। और साथ में इन भिक्षुओं के द्वारा जिन चीजों का प्रयोग किया जाता था, उन चीजों को भी इन स्तूपों में रखा जाता था। ये जो स्तूप बनाए जाते थे, पहले मिट्टी के ढेर होते थे, उनके ऊपर इनके इस प्रकार की संरचना बनाई जाती थी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो ऊपर यहां पर आप देखेंगे हर्मिका होगी, यहां पर एक द्वार होगा, तोरण द्वार बोलेंगे, और जो बाहरी दीवार होगी, और इस स्तूप के बीच में परिक्रमा लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होगा, जैसे हम परिक्रमा लगाते थे। और इसी स्तूप के चारों तरफ आगे जाकर शुंग शासकों के द्वारा रेलिंग बनवाई जाएगी। तो ये जो संरचना देख रहे हैं आप, इसी को ही हम स्तूप कहते हैं। तो ये आपके दोनों तीनों संरचनाएं यूपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण है। हर दूसरे वर्ष इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है चैत्य, बिहार और स्तूप क्या होते हैं। आगे जाकर हम कुछ महत्वपूर्ण चैत्यों की और बिहारों की चर्चा करेंगे। कहां पर है, कहां ये पाए गए हैं, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं हुई, और भी कई सारी जगह बादामी गुफाएं हुई। ठीक है, कई जगह कारले का चैत्य हुआ, कई चीजें हमें देखने को मिलेंगी। फिर यहां पर हम स्तूपों की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है, ये सांची के स्तूप हैं, और इनका निर्माण ऐसे स्थान पर गया जिनका संबंध बुद्ध से है। बुद्ध कभी इन क्षेत्रों में गए थे। लेकिन जो आपका सांची का स्तूप है, एकमात्र ऐसा स्तूप है जिसका संबंध आप पाएंगे कि बौद्ध की किसी घटना से नहीं है, ना कभी बौद्ध यहां पर गए, लेकिन फिर भी यहां पर हमें सबसे बड़े स्तूपों के तौर पर ये स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आपके पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब देखो, अभी हमने चर्चा की किसके बारे में? अभी हमने चर्चा की अपनी अशोक के बारे में, कि अशोक ने किन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण क्या थे। कारणों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं बताई जो मैं अभी बताता हूं आपको। अशोक ने, या फिर कह सकते हैं अशोक के पूर्ववर्ती जितने मौर्य सम्राट शासक हुए, उन शासकों ने भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था, और कहा जाता है इनका शासन ईरान के साम्राज्य तक मिलता था। इतने बड़े साम्राज्य पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। तो जब मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, यहां पर ये मैप है हमारा मौर्य वंश से संबंधित, ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखो,
मौर्य जो डायनेस्टी है यहाँ पर आप देखेंगे, जितना भी आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये मौर्य डायनेस्टी को दर्शाता है। क्या करता है ये मौर्य डायनेस्टी को दर्शाता है। जितना भी आप ये ब्लू कलर देख रहे हैं, ऊपर से ये पूरा क्षेत्र देखिए, भारत का पूरा क्षेत्र, नेपाल, भूटान, ये पूरा पाकिस्तान वर्तमान में जो है, अफगानिस्तान और ईरान तक इसकी सीमा लगी है। इनके राज्य क्षेत्र से केवल 2 क्षेत्र छूटे रह गए थे, ये आपका बिल्कुल सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, और यहां पर आप देखें जो 7 सिस्टर्स है उनका सबसे पूर्वी क्षेत्र, इतना भाग बचा हुआ था। अब इसके बाद अशोक ने यहां पर जो कलिंग है इसको जीता। जब इसको जीता तो इसमें काफी हिंसा की, जिससे लोगों का मन भी व्यथित हुआ। तो अशोक इतने बड़े साम्राज्य पर ताकत तलवार के बल पर तो शासन कर नहीं सकता था, तो क्या किया उसने, उसने इसी के साथ में धर्म की नीति अपनाई, यानी धर्म की नीति अपनाई, और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि अब मेरा धर्म परिवर्तन हो गया है, मेरा ध्यान परिवर्तन हो गया है, जो मेरी नीति थी साम्राज्य विस्तार की उसको मैंने छोड़ दिया है, और अब नई एक नीति पर चलूंगा जो धर्म की नीति होगी, धर्म की नीति होगी। इस नीति के तहत अब कभी युद्ध नहीं करूंगा और शांतिपूर्वक तरीके से क्या करूंगा, साम्राज्य का शासन करूंगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, इतना आपको समझना है। इससे संबंधित हम अन्य चीजों को भी देखते हुए चलेंगे। तो ये चीज समझ में आई, चैत्य विहार क्या होते हैं ये समझ में आया आपको, स्तूप किसे कहते हैं ये समझ में आया। अब जब आप आगे आएंगे तो यहां पर आप देखिए, जब आगे आएंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो अलग अलग समय पर कई सारे क्षेत्रों में यह विचरण करने के लिए जाएगा, कई बार ये यात्रा पर जाएगा। ठीक है, जो धर्म की यात्राएं होंगी, और जब ये धर्म की यात्राओं पर जाएगा तो वहां पर कई प्रकार के विशेष प्रावधान करेगा, कहीं पर कर से छूट देगा, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कार्य करेगा, तो कई सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं इनकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक होगा जो आपका आगे बढ़ेगा। ठीक, तो इसे हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।